नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही एस जयशंकर जी जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के बारे में। शंकर जी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत हद तक पाकिस्तान के खुद के हाथ में और उसके कामों पे डिपेंड करता है, और ये पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बाहर निकलता है। दरअसल ये जो स्टेटमेंट है ये उनने तब दिया है जब काफी टाइम से ये सवाल सबके मन में था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा कि नहीं, उसका जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें, जैसे कि इंडिया श्रीलंका और बाकी कंट्रीज की करता है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत हद तक हम लोग को मिल चुका है, बहुत क्लियरली इस चीज से मिल चुका है कि इंडिया कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आगे ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अचानक से किसी आर्थिक संकट में नहीं आ जाता, और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी इस तरीके के संबंध नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग उसकी हेल्प कर सके। श्रीलंका की बात कुछ और थी, श्रीलंका के बारे में इंडिया और इंडिया के लोग कुछ और सोचते हैं, और पाकिस्तान के बारे में ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सब स्टेटमेंट दिए हैं इनने, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे मैं आप लोग को पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताऊंगा, बेल आउट पैकेज क्या होता है वो बताऊंगा, एक्सटेंडेड टर्म फैसिलिटी क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। लास्ट ईयर हम लोग ने श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सुना था, जिसमें बहुत ज्यादा हेल्प इंडिया ने प्रोवाइड किया था। अराउंड 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की हेल्प इंडिया प्रोवाइड कर चुका है। इसके अलावा आईएमएफ से भी इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि वो श्रीलंका को जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर करे, यानी कि जिस टर्म्स पे लोन दिए हैं उसको थोड़ा आसान बनाए ताकि आसानी से श्रीलंका अपना लोन चुका पाए। लोन स्ट्रक्चरिंग दरअसल कुछ भी नहीं होता। इसको एग्जांपल से आप लोग समझो, मान लो कोई लोन आपने लिया है, उसका ईएमआई कह लीजिए या फिर इंटरेस्ट वगैरह, पूरा अमाउंट आप लोग को हर महीने 100 रुपए पे करना है। लेकिन अगर आप लोग 100 रुपए पे नहीं कर पाते हो तो आप जो लेंडर है उससे रिक्वेस्ट करोगे कि इसको रिस्ट्रक्चर करो, और अगर वो मान जाता है तो वो कहेगा कि ठीक है, आप 100 मत दो, आप इससे कम, एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए ही हर महीने हम लोग को दो, लेकिन ये जो टर्म है जितने महीने के लिए आपको ये पेमेंट करनी थी उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो लोन्स के टर्म्स होते हैं उसको आसान बनाने को कहा जाता है लोन स्ट्रक्चरिंग। इसके लिए इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी आईएमएफ से कि वो श्रीलंका के केस में लोन स्ट्रक्चरिंग करे ताकि श्रीलंका को कोई रिलीफ मिल सके। इसके अलावा इंडिया ने और भी मदद की थी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा इंडिया से, ये कहा था श्रीलंका को। और ऐसे ही अफगानिस्तान में भी इंडिया काफी एड भिजवाता रहता है, वीट हो गया, मेडिकल एड हो गया, या फिर बाकी तरीके की इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल जो होता है वो इंडिया प्रोवाइड करता रहता है अफगानिस्तान को। और अगर आप लोग को ये चीज नहीं पता है तो ये जान के हैरानी होगी कि इस साल का जो बजट पेश किया है गवर्नमेंट ने, उसमें अकेले 200 करोड़ को साइड कर दिया है कि इस पैसे से हम लोग सिर्फ अफगानिस्तान की हेल्प करेंगे, और इस हेल्प को तालिबान ने भी वेलकम किया है। इसके अलावा भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, मालदीव्स, ये सब तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। हाल में ही जो टर्की में अर्थक्वेक आया था जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, उसमें भी इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड की टर्की को, जबकि टर्की जो है वो इस समय सबसे ज्यादा अगेंस्ट है इंडिया के। बार बार ये कश्मीर का मुद्दा उठाता है और इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और इवन की ऐसी भी न्यूज आई थी बीच में जिसमें यह कहा जा रहा था कि टर्की टेररिस्ट भेजेगा इंडिया के कश्मीर में जिहाद करने के लिए। लेकिन उन सब के बाद भी इंडिया ने सारी दुश्मनी को भुला के ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा और ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया टर्की की हेल्प करने के लिए अर्थक्वेक के बाद। इंडिया की एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स अपने डॉग स्क्वाड के साथ गई थी टर्की में, और इसके बाद अर्दोगान हो गए या फिर बाकी टर्की के लोग हो गए, इन लोग ने काफी प्रेज किया इंडिया को और इंडिया की फोर्सेस को। ऐसे ही लगातार इंडिया जो है वो कभी भी किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटता, और कोविड ने तो इस चीज को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह था कि पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है, चिकन वहाँ 780 रुपए केजी पहुंच गया है, मिल्क 250 रुपए पर लीटर हो गया है, पेट्रोल अराउंड 280 रुपए पर लीटर हो गया है, और इसके अलावा हाल में ही आई न्यूज के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन के इक्विवेलेंट का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। यानी कि 15 दिन के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं रह जाएंगे कि वो बाहर से कोई सामान इंपोर्ट कर पाए। पाकिस्तानी करेंसी जो है वो भी अपने रिकॉर्ड लो पे है, 255 पाकिस्तानी रुपए के बराबर का $1 हो चुका है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का मैक्रो माइक्रो सब खराब हो चुका है, और इसीलिए बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज, बहुत ज्यादा कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में या तो बंद हो चुकी है या फिर पाकिस्तान को छोड़ के चली गई हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, गंधारा टायर एंड पब्लिक कंपनी हो गई, इंडस मोटर कंपनी हो गई, ये वो सब कंपनी है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में अपना काम बंद कर चुकी हैं। ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने नाम है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनी है जो कि ऐसा कर चुकी है।
लास्ट मंथ ही पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक, जिसपे कई बार टेररिज्म फैलाने का भी इल्जाम लग चुका है, उसके सीईओ ने ये कहा था कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस समय वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसको अगर ढंग से डील नहीं किया जाता है तो पूरी कंट्री के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इस समय अगर हम लोग पाकिस्तान पे कर्ज की बात करें तो टोटल 120 बिलियन यूएस डॉलर का पाकिस्तान पे कर्ज है और उसकी जो इकोनॉमी है उसका साइज पूरा है अराउंड 370 से 80 बिलियन यूएस डॉलर का। और इस कर्ज में जो पाकिस्तान के ऊपर है इसमें से 30 बिलियन तो अकेले चाइना का है। अगर हम लोग आईएमएफ का देखें तो ये होगा अराउंड 7 या फिर 8 बिलियन यूएस डॉलर के बीच में। तो टोटल 120 बिलियन का कर्ज है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मिनिस्टर पहले ही ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है, यानी कि अब वो जो इस कर्ज के लिए पेमेंट जाती थी हर महीने या फिर हर साल कह लीजिए, उसको पे करने में सक्षम नहीं रहा है और इसीलिए पाकिस्तान फिर से गया है आईएमएफ की मदद मांगने। लेकिन आईएमएफ ने भी इस चीज में साफ मना कर दिया है कि हम लोग कोई मदद आपकी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ खड़ा हो गया है। लास्ट ईयर के मई 2022 में अगर आप लोग को याद हो तो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें अपने चाय का जो कंजप्शन है उसको कम कर देना चाहिए। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बार या फिर दिन में 2 बार मैक्सिमम चाय पीनी चाहिए अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए। हालांकि उस समय काफी ज्यादा मजाक बना था इस स्टेटमेंट का, लेकिन अगर आप लोग देखो तो ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि जो चाय होती है वो पाकिस्तान में उसका उत्पादन नहीं होता है और पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्टर है टी का। इसीलिए इस मिनिस्टर ने ये सलाह दी थी ताकि टी का इंपोर्ट कम करना पड़े पाकिस्तान को और इसकी वजह से जो डॉलर देश से बाहर जाता है उस पर कमी आए, फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का बहुत तेजी से ना गिरे। इससे अगर हम लोग थोड़ा और पीछे जाएं तो एक डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पिछले 25 साल की बात करें तो हर 5 साल में पाकिस्तान का जो कर्ज है वो डबल हो गया है। साल 2000 के आसपास पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज था वो अराउंड 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का था और अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये है अराउंड 66 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का। इस बीच अगर हम लोग पाकिस्तान की ग्रोथ रेट की बात करें तो वो सिर्फ है 3% का, लेकिन जो डेप्थ है वो हर साल बढ़ा है एवरेज 14% से। लास्ट ईयर यानी 2022-2023 का जो साल था उसमें पाकिस्तान का जो टोटल डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन था वो 5.2 ट्रिलियन रुपए ज्यादा था पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू था इस साल में उससे। आप लोग खुद ही अंदाजा लगाओ, जब सिचुएशन इस तरह की होगी, साल में आप लोग जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा का आप लोग को पेमेंट करना है जो आप लोग ने पुराने लोन लिए हुए हैं उसके लिए। तो ऐसे में क्या होगा, जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट है या तो उसे अपने एसेट बेचने पड़ेंगे या फिर इस लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए दोबारा लोन लेना पड़ेगा। हाल में ही ये न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने जो यूएस में उसका एम्बेसी है उसको बेचने की बात की है, जिसके लिए 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने बिड प्लेस की है। सबसे बड़ी जो बिड प्लेस की है वो एक ज्यूइश ग्रुप है और उसके बाद एक इंडियन रियल एस्टेट एजेंट ने सेकंड हाईएस्ट बिड दी है पाकिस्तान को। लेट्स सी ये जो सेल है वो हो पाती है कि नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन जो आ गई है ये क्लियरली पिक्चर प्रेजेंट करती है कि आज के टाइम में पाकिस्तान की क्या हालत है। इसीलिए कई आर्टिकल आज के टाइम में ऐसे छप रहे हैं कि इतनी मेहनत से इतना लड़ के इन लोग ने अलग देश बनाया था मुस्लिम्स के लिए और ये देश केवल 76 साल ही टिक पाया। लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वी विश कि ये जो कंट्री है इसके अंदर दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए और ये प्रॉस्पर करने लगे दोबारा। इसके अलावा इस इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला उसका जो रीजन होगा वो होगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस। आपको पता ही होगा आज तक कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया होगा। कभी करप्शन का इल्जाम लगा के या फिर कभी मिलिट्री कूप के द्वारा जो भी पीएम होता है उसको 5 साल से पहले ही हटा दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि मान लो कोई नया पीएम बना, वो कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया अपनी, तो जब तक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ढंग से हो पाती है उससे पहले ही उस प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है और नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, फिर वो ठीक नई पॉलिसी लेके आता है, वो इंप्लीमेंट करता है और फिर उसको भी हटा दिया जाता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमी में। फिर आता है पाकिस्तान का इकोनॉमिक इशू। 2018 से ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिरने लगी थी उस समय, जिसका कारण ज्यादातर करप्शन बताया जा रहा था और फिर 2 साल बाद 2020 में कोविड आया पाकिस्तान की इस गिरती हुई खराब इकोनॉमी को और खराब करने। उसके बाद फिर लास्ट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी सारी कंट्रीज पे असर पड़ा, पाकिस्तान पे भी इसका असर पड़ा और उससे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हुआ। कोविड आने के बाद 2020 में तो पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो नेगेटिव ग्रोथ रेट शो करने लगी थी और जब आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं करती है इसका मतलब आपके सरकार के पास कम पैसा आएगा। जाहिर सी बात है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी कंट्री में तो सरकार कैसे टैक्स लगाएगी, कैसे रेवेन्यू उसका जनरेट होगा।
और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान का जो लोन है वो लगातार बढ़ता गया है सालों साल से, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि हर 5 साल में ये जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है ये दुगना हो गया है पिछले 25 सालों में। इसके अलावा कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करता है, कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट अगर आप लोग देखोगे पाकिस्तान का तो ये अराउंड होगा 30 बिलियन के आसपास और इंपोर्ट होगा पाकिस्तान का 90 बिलियन के आसपास। इसका मतलब है जितना पैसा एक्सपोर्ट की वजह से कंट्री में आ रहा है, जितना डॉलर इसकी वजह से आ रहा है, उससे 3 गुना डॉलर कंट्री से बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या, बहुत नेचुरल है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व होगा वो गिरता जाएगा लगातार। और इसी का नतीजा है कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हफ्ते भर का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। ओवरऑल इन शॉर्ट में इस सब चीज को समराइज किया जाए तो कंट्री की कमाई है नहीं और जो इसकी सेविंग है उससे निकाल के हर साल खर्चा करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कमाई नहीं हो और खर्चा ज्यादा हो तो एक टाइम तो ऐसा आ ही जाएगा जब आप लोग को अपनी डेवलपमेंट के लिए नहीं, केवल घर चलाने के लिए यानी कि कंट्री रन करने के लिए ही लोन लेना पड़े। और वही सिचुएशन पाकिस्तान की आ गई है। इसके बाद एक और चीज कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने जो भी डेवलपमेंट वर्क किए हैं वो भी ऐसे जगह किए हैं, यानी कि ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट किया है जिसका कोई भी फायदा पाकिस्तान को एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं मिलना है। सीपेक प्रोजेक्ट को भी इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसका कोई भी फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कर्जा और चढ़ गया है पाकिस्तान पे। और ये चीज अगर आप लोग देखो तो चाइना तो ये सबके साथ करता आ रहा है। कोई ऐसे प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करता है किसी कंट्री के अंदर जिसका उतना वायबिलिटी ना हो, ताकि उसकी वजह से ज्यादा कमाई ना हो कंट्री की, और इसी के साथ साथ चाइना जो उसके लिए लोन दे कंट्री को वो भी वो ना चुका पाए, जिसकी वजह से होगा क्या कि इनडायरेक्टली वो कंट्री चाइना की गुलाम बन जाएगी। इसी को कहा जाता है चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। ऐसा ही पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। सीपैक प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद ग्वादर से लेके काशगर तक का जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी ऐसी तरीके से बताया जा रहा है कि ज्यादा वायबल नहीं है। इसके अलावा अलग अलग रीजन की वजह से चाहे वो जो भी हो, पाकिस्तान को पता नहीं क्यों सारे जो उसकी नीड्स है उसको किनारे करके मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान का जो बजट है या फिर जो फंड उसको मिलता है उसकी वजह से ज्यादा तरक्की का काम वो नहीं कर पाता है। तो यही सब मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगातार मदद भी मिलती रही, उसके बाद भी पाकिस्तान आज के टाइम में फिर से उसकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई। इन सब के अलावा लास्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा हाल में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डेवेस्टेटिंग फ्लड आया था, जिसने पाकिस्तान की ये जो उसकी खराब स्थिति थी उसको और भी ज्यादा वर्स कर दिया। टोटल 30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का इस फ्लड में और लगभग 1800 लोग इसकी वजह से मारे गए हैं। ये तो वो लोग हैं जिन पे डायरेक्ट इसका असर दिखा है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो इस फ्लड की वजह से या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से जो स्टारवेशन हुई है उसकी वजह से मारे गए हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसी हालत को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने आईएमएफ से फिर से रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग की कोई मदद करो। आईएमएफ की एक टीम भी आई थी पाकिस्तान में इवेल्युएट करने के लिए कि पाकिस्तान को हेल्प प्रोवाइड की जानी चाहिए या नहीं, और इसने फिर पाकिस्तान को मना कर दिया कि हम आप लोग की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आईएमएफ ने ये भी कहा कि पहले आप लोग को एज अ कंट्री की तरह बिहेव करना चाहिए। दरअसल हुआ क्या था कि पाकिस्तान अगर आप लोग देखो तो हिस्ट्री में कई बार बेल आउट पैकेज ले चुका है आईएमएफ से। बेल आउट पैकेज होता है जब कोई कंपनी या फिर कोई कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट होने वाली हो तो वो जो लोन या फिर कर्ज मांगती है अपने आप को बचाने के लिए, उसको बेल आउट पैकेज कहा जाता है। लास्ट बेल आउट पैकेज पाकिस्तान ने लिया था 2019 में 6 बिलियन यूएस डॉलर का, और जिसमें आईएमएफ ने बाद में ये कहा था कि ठीक है हम लोग 1.1 बिलियन यूएस डॉलर और आप लोग को दे देंगे। लेकिन उसके लिए आईएमएफ ने और थोड़ी कड़ी शर्त रखी थी पाकिस्तान के ऊपर कि अपना बजट डेफिसिट जो उसका है सबसे पहले उसे कम करो। और पाकिस्तान करता क्या है कि हमेशा एग्री कर जाता है कि ठीक है हम लोग आपकी सारी शर्तें मानेंगे, लेकिन उसके बाद जब उसको पैसा मिल जाता है तो वो इसको मानने से मना कर देता है। अब इसके कई कारण होते हैं। दरअसल ज्यादातर ये जो कारण होता है ये पॉलिटिकल होता है। इलेक्शन हारने के डर से पाकिस्तान के जो नेता होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आईएमएफ जो शर्त रखता है वो ज्यादातर इसी तरीके की होती है कि आप जो सब्सिडी देते हो अपने लोगों को उसको कम करो ताकि आपकी मॉनेटरी हेल्थ सुधरे। और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उन लोगों को जिनको सब्सिडी मिल रही थी वो लोग इससे नाराज ही होंगे। तो इसी सब वजह से क्योंकि पाकिस्तान अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाया, आईएमएफ ने ये जो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर था इसे रोक दिया था। और इसी को देना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान को, ये चेक करने आईएमएफ की ये जो टीम थी वो आई थी और इसने अब मना कर दिया। नाउ आईएमएफ जब भी लोन देता है, जब भी आप लोग सुनते होंगे कि आईएमएफ ने इतना लोन दिया इस कंट्री को, तो कुछ वर्ड अक्सर आप लोग को लिखे हुए दिखते होंगे, जैसे कि फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन हो गया, प्रिकॉशनरी लैंडिंग हो गया, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया या फिर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो गया। ये होते क्या है?
देखो, ये बताने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के काम करने में अंतर होता है। वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो देता है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई ब्रिज बनाना हो, तो उन सब चीजों के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। लेकिन आईएमएफ जो लोन देता है वो मॉनेटरी हेल्थ सुधारने के लिए देता है। ये कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई प्लांट लगाने के लिए या फिर कोई ब्रिज बनाने के लिए लोन नहीं देता है। इसी में जो एफसीएल होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन जो लोन होता है, ये आईएमएफ तब देता है जब कोई कंट्री खतरे में नहीं गई होती है, लेकिन उस कंट्री को ये अंदाजा लग जाता है कि आने वाले टाइम में हम लोग खतरे में जा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिकॉशनरी लैंडिंग। ये भी एक तरह से प्रिकॉशनरी होता है, इसके नाम में ही प्रिकॉशनरी है। ये आईएमएफ तब देता है जब कंट्री क्राइसिस के और ज्यादा पास हो एफसीएल से। ऐसे ही होता है उसके बाद स्टैंड बाय एग्रीमेंट, जो जिसमें सिचुएशन और ज्यादा सीरियस होती है, कंट्रीज और ज्यादा वीक हो चुकी होती हैं। और उसके बाद आता है ईएफएफ, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये तब प्रोवाइड की जाती है जब प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी होती है, यानी कंट्री ऑलरेडी डेब्ट में जा चुकी है बहुत ज्यादा, उसके अंदर ऑलरेडी बीओपी क्राइसिस क्रिएट हो चुका है, वो लोन नहीं चुका पा रही है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है तब इसके अंदर आईएमएफ लोन देता है। पाकिस्तान का जो केस है वो इसीलिए और भी ज्यादा सीरियस बताया जा रहा है। पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अगर आप लोग देखो तो 2 बार इसके अंदर लोन ले चुका है, एक बार 2013 में और एक बार 2019 में। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो हालत है वो आज तक नहीं सुधरी है। और इसीलिए आईएमएफ कहता है पाकिस्तान को कि आप पहले तो कंट्री की तरह बिहेव करना सीखो ना। पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए इस समय जो सिचुएशन है वो एक तरीके से डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह है। अगर आईएमएफ लोन नहीं देता है और नहीं दे रहा है, आईएमएफ ने मना कर दिया है, तब तो वो इकोनॉमी वाइज जाएगा। और अगर आईएमएफ लोन दे देता है तब जाहिर सी बात है वो शर्तें रखेगा पाकिस्तान के ऊपर कि आप अपनी सब्सिडी कम करो, अपनी जो पॉलिसी है उसको लेस एक्सपेंशनरी और मोर कॉन्ट्रैक्शनरी बनाओ ताकि आपका इन्फ्लेशन कम हो। इन सब से होगा क्या कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जब देखेंगे कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना भी बंद कर दिया है, चीजें उनको और ज्यादा महंगी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है इस गवर्नमेंट से नाखुश होंगे। और अक्टूबर में इसी साल है पाकिस्तान में इलेक्शन। ऐसे टाइम पे पाकिस्तान की इस समय की जो गवर्नमेंट है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोगों को नाखुश करना नहीं चाहेगी। तो इसीलिए ये सिचुएशन एक तरीके से डबल एजेड स्वॉर्ड यानी कि दो धारी तलवार बन चुका है इस समय की पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई एक और न्यूज हाल में ही आई है कि पाकिस्तान अब हेल्प मांग रहा है रॉथस्चाइल्ड फैमिली से। ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। 18वीं सेंचुरी से ही एक काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और वेल्दी फैमिली है, ज्यूइश फैमिली है। ये फ्रैंकफर्ट से ओरिजिनली बिलोंग करती है। आज भी ये वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली है वर्ल्ड की। और ये जो न्यूज है कि पाकिस्तान इन लोग से हेल्प मांग रहा है, ये इसलिए शॉकिंग है क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट किसी प्राइवेट एंटिटी से फंड मांग रही हो। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान को फंड दे भी देती है तो उसके बाद ये पूरी तरीके से रखेगी पाकिस्तान की पॉलिसी में। और कोई प्राइवेट कंपनी जब किसी कंट्री के पॉलिसी में बहुत ज्यादा से रखती है तो हम लोग को पता है क्या होता है, और नहीं भी पता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हिस्ट्री है उससे पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी जो चीज है जो इस न्यूज को और भी ज्यादा शॉकिंग बनाती है वो ये कि ये जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है ये एक ज्यूइश फैमिली है। और पाकिस्तान मोस्ट एंटी सेमेटिक कंट्री है इस समय। एंटी सेमेटिक का मतलब होता है कि ज्यूसों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ हेट का जो बिलीफ रखते हैं उनको कहा जाता है एंटी सेमेटिक। तो ये सब है न्यूज गाइस पूरी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।